बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे यूजीसी के फर्स्ट पेपर की। अगर यूजीसी के फर्स्ट पेपर की बात करें तो इसका नाम है शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड से ये रिलेटेड है, अगर यहाँ पे देखा जाए 10 के 10 यूनिटें इसमें आती हैं, तो 10 यूनिटों को हम वरदान के माध्यम से कवर करेंगे। यानी 10 यूनिटों को हम पढ़ेंगे केवी यहाँ पे केसी मदान के थ्रू या केवीएस मदान के थ्रू। ठीक है, आप कैसे भी कीजिए, मदान की बुक है ना, उसमें से क्या है, हूबहू क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ ले जाते हैं। तो फर्स्ट पेपर का जो स्कोर है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप JRF देना चाहते हैं तो बिना फर्स्ट पेपर के स्कोर के आपका JRF पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे यूनिट वाइज आपको कराया जाएगा। आज हमने फर्स्ट यूनिट को लिया है, देन उसके बाद सेकंड और थर्ड, इस तरह से ही क्रम में 10 तक यूनिटें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल जारी हो चुका है, तो फेज़ 1 में जो एग्ज़ाम है उसमें देखा है कि होम साइंस का या फिर कहे कि आर्ट वाले सब्जेक्ट का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं, योगा वगैरह है। तो जहाँ मैक्सिमम जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं वो इन सब्जेक्टों से रिलेटेड नहीं है जो फेज़ 1 में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये जल्दी से जल्दी श्रृंखला आपको दे दी जाएगी। तो चलिए, आपको केवल और केवल करना क्या है कि ये श्रृंखला कंप्लीट करनी है। उसके बाद दैन उसकी PDF आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप से लेनी है, जिससे कि आपका एक नहीं 2 बार रिवीजन हो जाए। दोनों बार रिवीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर 2 बार रिवीजन नहीं हुआ तो आपका रिवीजन परीक्षा हॉल के लिए, ठीक है, परीक्षा हॉल के लिए क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। या कहें कि परीक्षा हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ आप टिक नहीं लगा सकते। माना इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट पेपर इतना लेंथी होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती तो शायद मे भी यहाँ पे स्कोर की जो बात है और नीचे गिर जाता है। यानी यहाँ पे अगर बात की जाए कितना क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पे क्या है कि याद रखिएगा 50 क्वेश्चन किस में है, फर्स्ट पेपर में। देन उसके बाद कितने क्वेश्चन हैं, तो याद रखेंगे कि यहाँ पे देन उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन उसमें है। तो कुल मिला के आपको क्वेश्चन के कितने आसपास करके आना होता है, तो 50 में से 35 आप करके आएंगे या 100 में से 75 क्वेश्चन करके आएंगे। यहाँ क्वेश्चनों को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखने से क्या होगा कि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर यहाँ पे बात की जाए कि क्या है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, शिक्षण अवधारणा और स्मृति, यानी टीचिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड नेचर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये किससे जोड़े हैं, टीचिंग एंड कॉन्सेप्ट और नेचर से जुड़े हैं। फर्स्ट यूनिट की हम कवर करने जा रहे हैं यूजीसी के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट वाइज को कवर करेंगे। 10 यूनिटों में मदान की बुक को डिवाइड किया गया, वो 10 के 10 यूनिटें हम देखेंगे। तो आज हमने पहली यूनिट लिए, यूनिट वाइज चलेंगे, ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजन ना रही। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है, यानी बेसिक मॉडल बताना है आपको क्लास का। तो बेसिक मॉडल कहाँ पे आधारित होता है, तो याद रखिएगा अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान, ये दोनों ही बेसिक मॉडल के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने क्या हो शिक्षण शास्त्र या एजुकेशन से आपने MAd किया हो या BEd किया हो, तब आपको पता होगा पॉसिबली कि यहाँ पे जो मॉडल यानी प्रतिमान जो पढ़ाए जाते हैं उन्हें मॉडल कहते हैं इंग्लिश में। और मॉडलों का जो दिए जाता है वो 2 टाइप से दिए जाते हैं। पहला तो अधिगम के आधार पर, दूसरा निर्देशात्मक आधार पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A और B दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। अगर आप सपोज शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके क्या आना चाहिए, तो आधारभूत आवश्यकता पूछिए, यानी बेसिक क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए उसका। तो विषय का ज्ञान, क्योंकि शिक्षक एक ही सब्जेक्ट का बनता है। अमूमन अगर वो प्राइमरी का शिक्षक है तो उसके पैमाने अलग हो जाते हैं। तो बट यहाँ पे जो नॉर्मली बात की जा रही है वो है आधारभूत आवश्यकता क्या हो जाती है, जो बेसिकली हो जाती है उसको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पे सत्य नहीं पूछा जा रहा, बाद बाकी सभी सत्य हैं। तो यहाँ पे कोई भी कथन सत्य नहीं है। ठीक है, शिक्षण सिर्फ एक कला है, ऐसा नहीं है। शिक्षण क्या है, आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसे कला में फॉर्मेट कर दें या एक प्रयोगशाला में, या एक कहें कि क्या कर वर्कशॉप में कर दें। शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। शिक्षक सदैव पेशाई यहाँ पे पैदाइशी होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो सारी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, यानी असत्य हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है वांछित, तो याद रखेंगे शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, यही होता है सबसे ज़्यादा वांछित कौशल। अगर समझ में नहीं आ रहा छात्र की, तो वो बात कहना ही शिक्षक का क्या है, कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि उसकी जो मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है, या कहें कि उसका जो खुद का एक्सपीरियंस है वो अभी कम है, जब भी वो अपने बच्चे को समझा नहीं पा रहा है।
ठीक है, सबसे वांछित कौशल कौन सा है? तो याद रखेंगे शिक्षक द्वारा की गई बात का छात्र की समझ में आना। ठीक है, यहाँ पे जो शिक्षक कहता है अगर वो बात छात्र की समझ में आती है तो उसका सबसे अच्छा वांछित कौशल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को दिया गया है, यानी दोनों सूचियाँ हैं और दोनों सूचियों की अगर बात है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्हें सुमेलित करना है। तो अगर पृष्ठ सूची को देखें तो वो किस पर आधारित है? स्मृति स्तर पर। पृष्ठ सूची किस पर आधारित है? तो वो स्मृति पर। स्मृति स्तर किसने दिया है? तो याद रखेंगे कि किसने दिया स्मृति स्तर, तो वो दिया हर्बर्ट ने। अगर ग्रहण शक्ति की बात की जाए तो वो मॉरिसन ने, और विचारशील स्तर किसने दिया है? तो वो हंट ने दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? तो सही क्रम पूछा जा रहा है किसके? तो शिक्षण के विभिन्न स्तरों का, यानी शिक्षण के जितने भी स्तर हैं उनमें से सही क्रम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसे हम देख लेते हैं। स्मृति स्तर, फिर चिंतनशील स्तर, फिर बोध स्तर। तो इस तरह से जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। क्योंकि अगर आप स्मृति में नहीं बैठा सकते कोई बात को तो आप क्या नहीं कर सकते? चिंतन नहीं कर सकते। अगर चिंतन नहीं कर सकते तो आप बोध यानी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। तो ये आपस में किसी ना किसी तरह कोरिलेटेड है तीनों शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है? यहाँ पे स्वतंत्र चर पूछा जा रहा है। शिक्षक, शिक्षार्थी, संस्थान और माता पिता। देखिए स्वतंत्र चर का मतलब होता है कि उस पर किसी का इफेक्ट ना पड़े बट कि वो इफेक्ट डाले। ठीक है, उस पर किसी का प्रभाव ना पड़े बट वो दूसरों पे क्या करे? दूसरों को प्रभावित करे। तो हमेशा स्वतंत्र चर के रूप में शिक्षक को देखा जाता है, क्योंकि उस पर बाहरी वातावरण, बच्चे की जो एक्टिविटी है या कहें कि किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे उसके घर का क्या हो, माहौल कैसा भी हो, या कहें कि उसके पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो, बट वो टीचिंग टाइम पर यानी क्लास रूम में उसी मनोबल के साथ, उसी फेस के साथ जाता है जिस तरह उसे अपने शिक्षक के रूप में छात्र देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक क्या है? स्वतंत्र होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर कभी भी पूछा जाता है कि शिक्षक शिक्षार्थी में से स्वतंत्र चर कौन सा है, तो याद रखिएगा शिक्षक, शिक्षार्थी या पाठ्यक्रम में से स्वतंत्र चर कौन सा है? इनमें से सभी हैं और कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि शिक्षक रहेगा हमेशा। ठीक है, पाठ्यक्रिया भी प्रभावित हो जाती है कभी कभी वातावरण से और कभी कभी शिक्षक व शिक्षार्थी से भी। तो बट यहाँ पे कौन स्वतंत्र चर हो जाएगा? तो वो शिक्षक हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? यानी प्रत्येक शिक्षक उसे प्रयोग करे ऐसी विधि है। तो याद रखेंगे कि कौन सी विधि होगी। तो पहली है विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल, और यहाँ पे सिंथेटिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा यानी प्रत्येक को यूज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको केवल क्वेश्चन उसका राइट आंसर, क्वेश्चन उसका राइट आंसर, इससे होगा क्या कि आपको हूबहू मैदान के क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रह ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही राइट है। तो बस लेंगे राइट मार देंगे, लेंगे राइट मार देंगे, क्योंकि इसके जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही कि ऐसा पेपरों में आता है। यानी घुमा फिरा वाली लैंग्वेज के साथ यूज नहीं की जाती, इसके क्वेश्चनों को एज ही उठा लिया जाता है। जल्दी ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे और भी ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आज के राइट आंसर की बात की जाए तो प्रत्येक शिक्षक द्वारा क्या होगा यहाँ पर प्रयोग करनी चाहिए। तो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक यानी इस मेथड का प्रयोग करना चाहिए। एनालिटिकल और सिंथेटिक का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को, और इन्हें आपस में मिला यानी कोरिलेट करके देखते हैं। अगर बात की जाए संपूर्ण से अंश की, संपूर्ण से अंश की, तो संपूर्ण से अंश किसने दिया है? तो याद रखेंगे गेस्टाल्ट थ्योरी जिसको कहते हैं, उन्होंने दिया है संपूर्ण से अंश तक। फिर स्व अध्ययन की बात करें तो डाल्टन ने दिया है। अगर भावना का यहाँ पर प्रशिक्षण की बात की जाती है तो मोंटेसरी और फ्रॉविल ने दिया है। भावना का प्रशिक्षण या भावात्मक प्रशिक्षण किसने दिया है? मोंटेसरी व फ्रॉविल ने दिया है। दोनों ही मनोवैज्ञानिक हैं, दोनों ही ने क्या है अपनी टीचिंग फील्ड में अपने अनुभव से अपनी अपनी अलग थ्योरी डेवलप की हैं। अगर उसकी बात की जाए तो उसे फ्रॉविल का किंडरगार्टन बोलते हैं, और उनकी बात की जाए तो हमारे मोंटेसरी मेथड बोलते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, विज्ञान और कला दोनों है, यह ना तो कला है और ना ही विज्ञान है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षण की प्रकृति जो शिक्षण की नेचर है उसको दर्शाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो यह विज्ञान एवं कला दोनों है।
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के तीनों स्तरों को दर्शाता है, यानी जो शिक्षण है उसके जो तीनों स्तर है उसको दर्शाता है, तो वो क्रम कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगी उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला है शिक्षण का स्मृति स्तर, दूसरा जो रहेगा शिक्षण का बोध स्तर, और तीसरा जो रहेगा शिक्षण का चिंतनशील स्तर। जो अभी हमने पढ़ा था कि स्मृति नहीं होगी तब तक आप चिंतन नहीं कर सकते, चिंतन नहीं होगा तो आप मतलब यहाँ पर बौद्धिक या फिर सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए स्मृति के बाद बौद्ध स्तर आ जाएगा, यानी बौद्धिक स्तर आता है, यानी आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, और अंडरस्टैंडिंग के बाद आप चिंतन कर सकते हो कि क्या राइट और क्या रॉन्ग रहा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा 11 का वो अगर बनेगा यहाँ पे ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय मुख्यतः देखने को मिलता है, यानी आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो बात करेंगे वो है यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। आधुनिक समय में याद रखिएगा ये शिक्षक केंद्रित ना होकर कैसे केंद्रित हो जाती जा रही है, शिक्षार्थी केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटराइड होती जा रही है न्यू एजुकेशन। ठीक है, आधुनिक शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशक यानी सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति का दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी सेल्फ डायरेक्टेड, उसे किसी की डायरेक्शन की या बताने की आवश्यकता नहीं है, उसे खुद पता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात करें कि सेल्फ डायरेक्टेड है तो ऐसी स्थिति में दर्शाने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए या क्या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे यहाँ पे गोजिकल रहेगा। ठीक है, गोजिकल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशनात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्र से क्या अपेक्षित है, निम्न में से कौन सा या से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए। तो निर्देशात्मक उद्देश्यों की बात की जाती है तो यहाँ पर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी विशिष्ट, ध्यान देने योग्य, मापने योग्य और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे शिक्षण वातावरण के संबंध में सही कथन की बात की जा रही है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। जो किससे प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं शिक्षक से प्रभावित होता है, वातावरण से प्रभावित होता है, पाठ्यक्रम से भी प्रभावित होता है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला एवं स्वतंत्र होना चाहिए। तो जो कक्षा का या क्लास का जो यहाँ पर पर्याप्त वातावरण उसके लिए खुला और स्वतंत्र होना चाहिए। तो स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो उसकी अगर बात की जाए तो रहेगा उपयुक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खुला और स्वतंत्र आवश्यक है। तो अब भाई स्वतंत्र और खुला तभी आवश्यक है जब आप क्या करेंगे, चिंतनशील स्तर को ग्रहण करेंगे। यहाँ पे उपयुक्त सभी सही नहीं रहेगा। देखिए मे भी क्वेश्चनों में क्या होता है कि जहाँ हमें उपयुक्त सभी का मतलब मिलता है हम टिक कर देते हैं, उस कंडीशन में इसको टिक करना है जब कंडीशन में आपको तीनों में से कोई समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आपको 2% भी लगता है कि उपयुक्त सभी नहीं है तब आप उपयुक्त सभी के साथ नहीं जाएंगे, तब आप क्या करेंगे कि उसमें राइट का देखेंगे कि कौन सा राइट है। तो यहाँ पे अगर 16 की बात की जाए, 16 की बात की जाए तो यहाँ पे चिंतनशील स्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी वाला ये गलत है, याद रखिएगा, क्योंकि इसने कहा है खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है। जब तक आप खुला और स्वतंत्र अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप चिंतिंग यानी थिंकिंग पावर आपकी बढ़ेगी नहीं।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है। तो पाठ्यक्रम शब्द की अगर अर्थ की बात की जाए तो यहाँ पे है शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना है। ठीक है, अन्य अनुभवों का आयोजन करना तथा जो शिक्षण संस्थान है या शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा यहाँ पे निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ संज्ञानात्मक की बात हो रही है तो प्रस्तुत किया गया है बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा। बेंजामिन एस जो ब्लूम है उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई जो वस्तु है उसका क्या कर रहा है, पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिबिंबित करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर हम बात की जाएगी तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगी अनुप्रिया यानी एप्लीकेशंस, जो क्या करती है, प्रतिबिंबित करती है। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा रहता है। यानी संज्ञानात्मक जो ज्ञान क्षेत्र है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या कॉग्निटिव यहाँ पे नॉलेज फील्ड है, उसकी अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मूल्यांकन। ठीक है, यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसको देख लेते हैं, शिक्षक केंद्रित, यहाँ पे शिष्य केंद्रित और मुख्य अध्यापक केंद्रित और अनुभव के आधार पर। तो यहाँ पे सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। जो सत्तावादी स्तर है वो कब हासिल होगा, जब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो याद रखेंगे सत्तावादी शिक्षण की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगर उसकी बात की जाए वो हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। जब आपकी क्या होगी, शिक्षा होगी तो सत्तावादी के या सत्ता केंद्रित दिखाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूची दी गई है और यहाँ पे आपको बताना है कि यथार्थवाद, प्रगतिवाद यानी कुछ दर्शन दिए गए हैं, उन दर्शनों को रिलेट करना है किससे, उनकी विशेषताओं से। अगर प्रगतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारवाद और यथार्थवाद क्या करता है, यथार्थ में व्यक्ति को जोड़ता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यथार्थवाद की बात है तो याद रखेंगे कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर को देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो व्यवहारवाद कहता है कि क्रिया करके सीखना। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, यहाँ पे है एक्शन के द्वारा सीखना, यानी ये कहता है कौन, व्यवहारवाद। यहाँ पे प्रेगनिज्म कहता है कि व्यवहार के द्वारा या क्रिया के द्वारा सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्यावरण के साथ यहाँ पे माध्यम से शिक्षा। तो पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा आपको कब मिलेगी, जब आप क्या करेंगे, तो याद रखेंगे प्रकृति के करीब होंगे, तभी आप पर्यावरण से जुड़ पाएंगे। सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति कब होती है, जब क्या करते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म होता है, सत्य यहाँ पे आइडियलिज्म होता है, तब क्या करते हैं, सत्य और सौंदर्य और भलाई की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा दूसरा। चलिए यह दुनिया जिस रूप में है अब और यहाँ है, तो ये क्या हो गया, ये किसको दर्शा रहा है, ये यथार्थ को दर्शा रहा है। जो अभी है वो जिस रूप में है, ठीक है, वो दिख रहा है, तो ये किसको दर्शाता है, ये यथार्थ को दर्शाता है। तो आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो हमने 22 का जो ऑप्शन देखा वो क्या था, बी था। ठीक है, हाँ, यहाँ पे बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। तो बौद्धिक कौशलों की अगर बात की जाए वो किस ज्ञान क्षेत्र की बात की जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं, तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र यानी कॉग्निटिव डोमेन के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्य और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। तो यानी किसके द्वारा इन चीज़ों को प्रतिबिंबित किया जाता है, तो वो है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा इन्हें प्रतिबिंबित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है।
देखिए यहाँ हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो कौन से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है, तो याद रखिएगा कि कौन से संबंधित हैं शारीरिक कौशल से, तो वो है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, शारीरिक कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में उद्धृत किया जा सकता है, तो वो उदाहरण क्या रहेगा, तो याद रखेंगे किसी विशेष विषय का वर्णन करना। ये क्या है, हमारे संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव क्षेत्र से जुड़ा है, जब हम किसी विशेष विषय का वर्णन करते हैं। निम्नलिखित में से किसको शिक्षण संदर्भ में मनोसंचालित यानी यहाँ पे है साइकोमोटर डोमेन के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। तो डोमेन के रूप में यानी साइकोमोटर डोमेन के रूप में क्या लेते हैं हम, प्रयोग करना, ठीक है, प्रैक्टिकल करना, ये साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आता है। यानी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में खुद एक्टिविटी करते हैं, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन असत्य पूछा जा रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो 28 की अगर बात की जाएगी तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये सभी राइट है। शिक्षा और शिक्षण में अंतर होता है। शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है। उपयुक्त सही, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, ये एक ही कॉन्सेप्ट नहीं है। शिक्षा अलग होता है कॉन्सेप्ट और शिक्षण अलग होता है। शिक्षा क्या करती है, जीवन पर्यंत चलती है, जबकि शिक्षण क्या है, शिक्षा को देने का ही एक तरीका है या माध्यम है, जिसे हम शिक्षण बोलते हैं। यानी जो हम सीखेंगे, किस मेथड से सीखेंगे, किस वे में सीखेंगे, या किस तरीके से सीखेंगे, या किस तरह से हम उसे ग्रहण करेंगे या सीख सकेंगे, वो होता है शिक्षण। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में यहाँ पे विशेषज्ञता को दर्शाता है, तो शिक्षण के क्षेत्र में अगर विशेषज्ञता की बात हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल, उपयुक्त सभी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है, तो यानी शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त बताया जा रहा है, तो वो कौन सा कौशल है, तो याद रखेंगे जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, जिसकी क्या है, शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है। सबसे अधिक अनुपयुक्त पूछा जा रहा है, यानी यहाँ पे भी रॉन्ग पूछा जा रहा है। जो एक कठोर अनुशासक है, जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है, ये सभी हैं। बट यहाँ पे जो गलत है वो ये है कि जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं लगा है, अभिरुचि है, ये सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है। निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत यानी टीचिंग में मैक्सिम है, तो यहाँ पे याद रखना है कि कौन से हैं। तो यहाँ पे जो राय याद रहेगा कि कौन से सिद्धांत हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी राइट आंसर रहेगा। यानी मनोवैज्ञानिकों से तर्क की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रकृति का पालन करना, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है ये सभी टीचिंग सिद्धांत हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखते हैं कि ये सभी क्या है, टीचिंग सिद्धांत हैं, ठीक है। 31 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 31 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प विश्लेषण यानी एनालिसिस के अर्थ को दर्शाते हैं, तो उसके अर्थ को कौन दर्शाता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, ये उसके किसको दर्शाती है, ये यहाँ पे विश्लेषण को दर्शाती है, यानी एनालिसिस को दर्शाती है कि अपनी समस्या का हल ढूंढने की क्षमता है, तो ये इसको दर्शाती है। तो 32 का हमने क्या देखा, ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 में कौन सा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण के विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो यहाँ पर 33 की राइट आंसर की बात की जाएगी तो शिक्षण सिद्धांत, जो शिक्षण सिद्धांत है वो क्या करता है, विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों को प्रयुक्त करता है। शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कम विद्यार्थी वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए। हमें क्या करना है, टीचिंग को प्रभावी बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाए तो हम क्या करेंगे, अधिगम संबंधी समस्याओं की पहचान करेंगे, जो भी हमारे अधिगम में यानी लर्निंग में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं उन फैक्टरों को देखेंगे, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देंगे, फिर अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना है। जो अनुदेशन बनाएंगे उन्हें हम छात्रों को ध्यान में रखकर बनाएंगे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से शिक्षण यहाँ पे सम व्यवसाय के आरंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण और एकल कारक पूछा जा रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, शिक्षक का अपने व्यक्तित्व क्षमता को कक्षा और छात्रों में संबंधित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संबंध में सही है। तो जो प्रभावी शिक्षण है उसके संबंध में सही है तो वो क्या हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा छात्र को सिखाना और समझाना। ठीक है, शिक्षक जो है उसके द्वारा छात्र को सिखाना और समझाना। यहाँ पे दार्शनिक है और उनके द्वारा दिया गया दर्शन है, यानी फिलोसफर है और उनके द्वारा दी गई फिलॉसफी है। तो देख लेते हैं, टैगोर है, विवेकानंद है, महात्मा गांधी है और बौद्ध धर्म है, यानी जो बुद्धिज्म है वो क्या कहता है। तो यहाँ पे 37 की अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो हम उसमें मैचिंग में देखेंगे कि यहाँ पे कौन किससे जुड़ा है। तो योग शिक्षा का एक माध्यम है योग, तो योग की बात किसने की है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या करेंगे, इन्हें कोरिलेट कर लेंगे कि किसने क्या बताया है। तो चलिए यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं किसकी, टैगोर की। तो टैगोर की अगर बात की जाए तो टैगोर जी ने कहा कि बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। टैगोर जी कहते हैं कि पुस्तकों पर ध्यान ना देकर हमें बच्चों पर ध्यान देना है। विवेकानंद ने क्या कहा, तो चलिए देख लेते हैं। तो योग शिक्षा का एक माध्यम है, योग क्या है, शिक्षा का एक माध्यम बताया गया है विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे विवेकानंद जी के द्वारा क्या कहा गया है कि योग शिक्षा का एक माध्यम है। दूसरा गांधी जी के देख लेते हैं। तो गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने माना गया है यहाँ पे सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की ये बात करते थे। बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म क्या मानता है, अगर बौद्ध धर्म को देखें तो कर्म का सिद्धांत पर आधारित था बौद्ध धर्म। तो इस तरह से ये क्या हो गए हैं, यहाँ पे सिद्धांत और सिद्धांत को देने वाले हो गए। चलिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा या सही कूट बनेगी वो बनेगी सी। यह किसने कहा है कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है। ये मतलब एक स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा जा रहा है कि ये किसने कहा है। तो शिक्षा क्या है, मानव का निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शांति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात की जाएगी वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट किसका है, स्वामी विवेकानंद का है। उन्होंने कहा है कि अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। 3 बॉन्ड बना लीजिए, शिक्षा, मानव निर्माण, ज्ञान का विस्तार, पैरों पर खड़ा होना। किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधियाँ शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए। तो जो शिक्षण प्रक्रिया उसमें सबसे पहले आनी चाहिए, तो उद्देश्यों का निरूपण ये सबसे पहले आता है जब हम लेसन प्लान बनाते हैं। शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, फिर छात्रों की रुचि के बारे में जानना। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। प्रभावी शिक्षण की बात हो रही है तो यहाँ पे प्रभावी शिक्षण को अगर देखें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, याद रखेंगे 40 का क्या वो राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रभावी शिक्षण की बात कर रहा है तो शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं तभी वहाँ पे क्या होती है, उनकी शिक्षा प्रभावी यानी इफेक्टिव बन पाती है। अगर दोनों ही पार्ट में से कोई भी पैसिव में पड़ा है यानी एक्टिव नहीं है, यानी वो अपना पक्ष नहीं रख रहा है या वो किसी तरह से वो रिलेटेड नहीं है शिक्षण प्रक्रिया में, तो वो प्रक्रिया एक्टिव नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी वो प्रक्रिया या प्रोसेस प्रभावी नहीं माना जाता है, इफेक्टिव नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। तो जहाँ पे शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य की बात की जाती है तो वो हो जाएगा छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। ठीक है, जो छात्रों का व्यवहार है उसमें वांछनीय परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण क्षमता के लिए मूल रूप से आवश्यक हैं। तो जो शिक्षण क्षमता है उसके लिए आवश्यक पूछा जा रहा है तो शिक्षण कौशलों में निरूपण है, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में निरूपण है, शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और यहाँ पर प्रौद्योगिकी में निरूपण है। उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात आएगी, अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर बात की जाए, संप्रेषक को हास्य का अच्छा बोध होता है, संप्रेषक को विस्तृत पठन ज्ञान होता है, संप्रेषक को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सत्य नहीं है, यानी सारे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उनमें से सत्य नहीं पूछा जा रहा है। तो अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, ये बात असत्य है। क्योंकि अगर वो संप्रेषक अच्छा है, यानी अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है, अच्छा किसी चीज़ को रेफर कर सकता है या प्रेजेंट कर सकता है, तो वो अच्छा अध्यापक होता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि अध्यापक का मतलब ही क्या है, मीन्स क्या है कि अपनी बात को अच्छे से समझा पाना, अच्छे से वे में रख पाना। चलिए, एक सफल शिक्षक वही होता है जो क्या करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, तभी वो सफल हो सकता है। क्योंकि अगर उसे अपने विषय की ही नॉलेज नहीं होगी तो उसके सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए? यानी एक शिक्षक है वो इनकम बढ़ाना चाहता है तो वो क्या करे, वो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा केवल हम उसी की डिस्कस करेंगे। तो पुस्तकें लिखना, ठीक है, वो किताबें पब्लिक करे, जो उससे क्या होगा, उसकी आय बढ़ेगी। कोचिंग संस्थानों या यहाँ पर पारिश्रमिक वाले कार्य, ये इस तरह के हम कोई में ही राइट कर सकते। एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे? यानी आप एक प्रिंसिपल हैं और आपके शिक्षक सहयोगी हैं, तो आप क्या करेंगे? भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना है, विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए यहाँ पे पुनः संचर्या पाठ्यक्रम, यानी यहाँ पे रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेना। रिफ्रेशर कोर्स में भाग लिया जाता है, यहाँ पे हर 6 महीने में एक बार शिक्षक जाते रहते हैं 8-8 दिन के सेमिनार पर। चलिए, दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सही सभी हो जाएगा। रिफ्रेशर कोर्स वो भी होते हैं जो 6-6 महीने के भी कराए जाते हैं, जो किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो कौन प्रोत्साहित कर सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके। जो छात्र हैं उनको क्या करना है, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित यहाँ पे क्या है, कर सकता है। यदि वह तो वो क्या करेगा, जब वो स्थापित अपने आप को कर सकेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर को देख लेते हैं, क्या रहेगा 48 का। तो जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझ में सहायता करे, ठीक है, जो आपने सिखाया है वो छात्रों को समझने में सहायता करे या अर्थ को समझने में सहायता करे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर शिक्षण का तात्पर्य पूछा जाएगा तो छात्रों के लिए अध्ययन प्रक्रिया को सुनकर बनाना। एक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकते हैं यदि वह, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह क्या हो, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर ध्यान में रखे। यानी वो क्या करे कि पूर्व ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चनों को बनाए और उन्हें ध्यान में रखें। तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे याद रखेंगे, वो क्या हो जाएगी, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर अगर बनाता है तो शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है वो अपनी को। क्योंकि अगर आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, अगर आपने पूर्व ज्ञान से उनके से नहीं जोड़ा तो उनके इतनी समझ में नहीं आएगा जितना आप उन्हें समझा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है? अगर 51 क्वेश्चन की बात की जाए और वास्तविक शिक्षक की पूछी जा रही है तो सहायक हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो। जो छात्र हैं उनको क्या करे, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करे कि पूछो। जब बच्चा पहली बार बोलता है तो उससे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, पर माँ बाप उस पर गुस्सा नहीं होते, क्योंकि एक हमारे सर थे वो इसी तरह से करते थे। तो इससे क्या होता है कि आज बच्चे ने आपको एक कुछ आंसर दिए, कल और देगा, परसों और देगा, क्योंकि आप उसे फीडबैक में क्या देंगे, शाबाशी देते जाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि वो आपकी क्लास में बोलने लगेंगे तथा आपकी क्लास कैसे हो जाएगी, इंटरेक्टेड हो जाएगी, यानी यहाँ पे दोनों ही एक्टिव हो जाएंगे, शिक्षक और छात्र। ऐसा ना होगा कि शिक्षक आप एक्टिव हैं बट क्या है, छात्र यहाँ पे पैसे पड़े हैं, यानी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। चलिए, उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा होता है? तो यहाँ पे 52 की बात करते हैं, सबसे वांछित परिणाम कौन सा होता है? तो विद्यार्थियों की स्वतंत्र
सोच के स्तर में वृद्धि, जो विद्यार्थी हैं वो स्वतंत्र सोच सकते हैं, इस स्तर में क्या करना है, वृद्धि करना है। पुस्तकें संचार का एक गतिशाली स्रोत हो सकती हैं यदि, तो यहाँ पे यदि का क्या मतलब हो जाएगा, तो याद रखेंगे यदि क्या थी, तो यहाँ पे राइट आंसर है पाठ्य सामग्री दृष्टिकोण, यहाँ पे दृष्टांत दर्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर 53 का, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम यहाँ क्या कर रहा है, परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है। तो प्रभावी शिक्षण को प्रतिबिंबित कर रहा है, तो छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न, निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जिज्ञासु मन को विकसित करना। यही होता है, जब तक बच्चे के मन में जिज्ञासा डेवलप नहीं होगी तब तक वो आपके ना ही शिक्षण में रुचि लेगा, ना ही आपके किसी भी क्वेश्चन में वो रुचि लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं जो कि, तो किन को छात्र अधिक पसंद करते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा विषय से संबंधित छात्रों की समस्या का समाधान करते हैं, उन्हीं शिक्षकों को छात्र अधिक पसंद करते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना, जो छात्र हैं उनकी सोचने की शक्ति को क्या करना है, विकसित करना है। उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 58 का, तो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या भूमिका रहती है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर बात की जाए तो छात्रों को जानकारी प्रदान करना हो जाता है, छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना होता है, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, पर कैसी प्रतिस्पर्धा हो, पॉजिटिव हो, ऐसा ना हो कि वो नेगेटिव हो, याद रखिएगा, जिससे कि वो एक दूसरे की हानि ना करें। एक प्रभावी शिक्षक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए एक नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि वह, तो क्या करेगा कि वह स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता व या पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, या तो अनुरूप क्या हो, प्रतियोगिता हो या पारस्परिक सहयोग की भावना हो, तो हमें क्या यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगर एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है, प्राय वह निम्नलिखित में से किससे अपनी कक्षा आरंभ करना चाहेगा, तो यहाँ पे जो है प्राथमिकता स्थापित कर रहा है और कक्षा आरंभ करना है, तो छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके अपनी क्लास को आरंभ करेगा, तभी तो क्या करता है वो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन निकलवाता है। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन निकलते ही निकलते क्या हो जाती है, छात्रों से कहीं ना कहीं कोरिलेट हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर अभी हमने देख लिया इसका क्या था, तो छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके अपनी क्लास को शुरू करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है। अब ऐसी कार्यशैली बतानी है जहाँ पर वो अपनी क्या करे, छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सके, तो एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा कर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। ठीक है, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए वो इच्छुक रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि सबसे उपयुक्त विधि, तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त विधि की बात कर लेते हैं, तो वो रह जाएगी कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिगम के मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियमित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना। जो अंतर्दृष्टि किसने दी है, गेस्टल्ट थ्योरी ने दी है, वहाँ पे क्या थी, समस्याएं थी, उन पर नियंत्रण भी कौन कर रहा है, चिंपैंजी खुद कर रहा था। तो इसी तरह से हमें भी अपनी दैनिक लाइफ में क्या करना है, या स्टूडेंट को क्या करना है कि नियंत्रण कर लेनी है प्रॉब्लमों को। निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा में शिक्षक की कौन सी मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए, तो उच्च शिक्षा में शिक्षक की, तो छात्रों को अपनी निजी समस्या हल करने में सहायता करना, छात्रों को अपनी निजी समस्या हल करने में सहायता करना भूमिका नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, शिक्षा में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए, तो छात्रों को अपनी निजी समस्या के हल करने में सहायता करना, ये क्या है, उसका पार्ट नहीं है शिक्षक का।
चलिए, निम्नलिखित गतिविधियों को कक्षा संचार के तार्किक क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे राइट आंसर, तो राइट आंसर की बात की जाएगी तो योजना और तैयारी है, फिर उसके बाद सामग्री की प्रस्तुति है, फिर उसके बाद किए हुए कार्य का विश्लेषण है, फिर उसके बाद संशोधन और सुधार है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण को यहाँ पे इंगित नहीं करता है। तो जो प्रभावी शिक्षण है उसको इंगित नहीं कर रहा है वो कथन। तो यहाँ पे जो कथन कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा, एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है। ठीक है, ये प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता। आपको त्रुटि ना ढूंढकर त्रुटि को सुधारने वाला शिक्षक बनना है। या तो कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो निम्नलिखित में किसको इस त्रुटि मानी जाएगी, यानी किसकी इसमें जिम्मेदारी या त्रुटि मानी जाएगी अगर कोई मतलब छात्र असफल होता है। तो इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि किसकी त्रुटि है। यहाँ पर क्या शिक्षक ने नहीं पढ़ाया या बच्चे ने नहीं पढ़ा, या फिर कहेंगे पाठ्यक्रम में जो दिया था वो नहीं आया, तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक छात्रों को ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए। अगर 68 की बात की जाए तो अपने शिक्षण विधि का मूल्यांकन करें और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करें। जो शिक्षण विधि है उसमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है और उसकी आवश्यकता अनुसार क्या करना है, सुधार करना है। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, 68 का हो गया। 68 का क्या है, राइट आंसर हो गया। चलिए, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है। तो अगर आप शिक्षक हैं तो आपका प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा, छात्रों को मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। छात्रों को मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक व्यवहार एक असफल शिक्षक व्यवहार के आयामों को चित्रित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छात्रों के प्रति उदासीन रवैया और पूर्ण रूप से दिनचर्या पर यहाँ पर इंकित, यहाँ पे क्या है, दिनचर्या पर केंद्रित। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 70 का वो हो जाएगा सी। ठीक है, छात्रों के प्रति उदासीन रवैया एवं पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित। यहाँ पे पूछा जा रहा है असफल शिक्षक व्यवहार के आयामों को चित्रित करता है, तो वो ऐसा असफल शिक्षक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, उपयुक्त सभी रहेगा। यानी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना। ठीक है, मतभेदों के होते हुए भी वो क्या करे, जो साथी शिक्षक है उनका सहयोग करे, ना कि लड़ाई झगड़ा, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनसे कहीं ना कहीं मतलब उनके स्टूडेंट भी प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अगर वो प्रारंभिक शिक्षक है या प्रारंभिक अवस्था है, उसकी विफलता का कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अगर उसकी बात की जाए तो शिक्षक का ज्ञान क्या है उसकी विफलता का कारण हो सकता है। तो जिस सब्जेक्ट का मतलब शिक्षक है उसे अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से किसको मुक्त यहाँ पर प्रगति शिक्षा पर आधारित यानी बेरमबाका स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है। तो यहाँ पे एक विचारधारा है उसका प्रतिपादक पूछा जा रहा है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बेरमबाका किसकी है, तो श्री अरविंदो की है। तो किसकी है, तो श्री अरविंदो की क्या है, मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित है, विचारधारा है, याद रखेंगे। किसकी दी हुई है, तो श्री अरविंद महोदय की दी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे कि 75 का जो राइट आंसर रहेगा शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता, ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित में से उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। यानी जब वो खाली समय हो तो उस टाइम क्या करें, वो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो भी ऑप्शन है हमें उनके अकॉर्डिंग देखना है। तो विकल्प कौन सा है, तो सबसे अच्छा विकल्प क्या करना है, यहाँ पे शिक्षक कक्षा में आराम करना, पुस्तकालय में पत्रिकाएं पढ़ना, और देन उसके बाद क्या है यहाँ पे देखते हैं, प्रासंगिक कर्मचारियों से बातचीत करना, अनुसंधान करना। तो सबसे अच्छा विकल्प क्या रहेगा यहाँ पे, अनुसंधान करना, यानी रिसर्च करना। किसी भी अपने एक टॉपिक को ले और उसमें डीपली देखें कि क्या क्या है। रिसर्च का मतलब होता है रिसर्च।